जय हिंद। ज्ञान विस्तारा में सभी का स्वागत है। इस फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज में आज हम इसी कड़ी में पढ़ने वाले हैं सौरमंडल के बारे में, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। जो हमारे सौर परिवार है, सौरमंडल का दूसरा नाम सौर परिवार भी है। सौर परिवार साथ के साथ इसके 8 ग्रह जो हमारे हैं, ये आपको दिख रहा होगा कि एक पट्टी नजर आ रही है। ये छोटे छोटे ये पत्थरों की एक पट्टी नजर आ रही है, इसे क्या बोलते हैं? सबसे लास्ट में जब हमारा ये नेपच्यून तक खत्म हो जाता है तो सबसे लास्ट में एक छोटे छोटे एस्ट्रॉइड के बेल्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं? तो ये चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर रहे थे सौरमंडल के बारे में। तो ये सौरमंडल है क्या? तो सूर्य का जो परिवार है, जो कहीं न कहीं सूर्य से ग्रेविटेशनली, गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। हमने क्या बोला? या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है, ग्रेविटेशनली बाउंडेड सिस्टम है। इसे हम सोलर सिस्टम बोलते हैं। सोलर सिस्टम में क्या क्या है? तो सोलर सिस्टम में सन है, सूर्य है, इसके 8 प्लैनेट्स हैं। पहले प्लैनेट्स की संख्या कितनी थी भैया? पहले संख्या 9 थी और अनगिनत सैटेलाइट्स हैं। अब ये अनगिनत क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे अभी तक बहुत सारे सैटेलाइट्स ढूंढे भी नहीं गए हैं, हर साल नए नए सैटेलाइट्स ढूंढे जा रहे हैं। बहुत सारे सैटेलाइट्स तो आर्टिफिशियली लॉन्च किए जा रहे हैं हर साल। तो ये सब चूंकि ये कहीं ना कहीं ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये सब भी क्या है? सैटेलाइट्स हैं। ये आर्टिफिशियल है लेकिन है सैटेलाइट्स। एक शब्द आता है, हाँ, ये सेलेस्टियल बॉडी क्या है? ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी का हिंदी अगर हम बात करें तो ये होगा खगोलीय पिंड। वो सभी पिंड जो किसी न किसी दूसरे अपने से बड़े पिंड की परिक्रमा कर रही है, ठीक है, वो क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। जैसे हम बात करें तो हमारा सन भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, सन गैलेक्सी की परिक्रमा कर रही है। हमारे सारे प्लैनेट्स एक सेलेस्टियल बॉडी है, प्लैनेट्स हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें तो प्लैनेट्स की परिक्रमा, ग्रह की परिक्रमा उपग्रह कर रहा है, दैट इज सैटेलाइट कर रहा है। अच्छा, एक सवाल यहाँ आता है कि भैया ये तो पता है कि मून जो है हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है, ये तो पता है। क्या जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब जैसे हमने संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट भेज दिया, ठीक है, हमने मौसम की स्थिति पता करने के लिए सैटेलाइट भेज दिया, जो पृथ्वी की कक्षा में चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे, क्या वो एक सेलेस्टियल बॉडी है? ये सवाल आता है। तो जी हाँ, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भी एक सेलेस्टियल बॉडी के रूप में रखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं, एक सेलेस्टियल बॉडी के चारों ओर घूम रहे हैं, तो इसीलिए ये भी एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो ये सारे खगोलीय पिंड है, चाहे हम एस्ट्रॉइड की बात करें, चाहे हम धूमकेतु की बात करें। एस्ट्रॉइड का मतलब क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु की बात करें या उल्का पिंड की बात करें, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे खगोलीय पिंड हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम में सूर्य जो है, चूंकि इसका नाम ही है सौर परिवार, तो सूर्य केंद्र में बैठा है सोलर सिस्टम के, और सूर्य पूरे सोलर सिस्टम के जितना भी भार है, जितना मास है, उसका अकेले 99% मास सिर्फ सूर्य के पास है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस प्लेन में सारे अर्थ के साथ साथ सारे प्लैनेट्स, अर्थ लाइक जितने आई एम सॉरी, अर्थ लाइक प्लैनेट्स नहीं, जितने प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इक्लिप्टिक पाथ, अंडाकार पाथ। ऐसा मत समझना कि ये सूर्य है सर और ये ऐसे गोल चक्कर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सूर्य है और पाथ कुछ ऐसा है। देखो, ये हमारा सूर्य है, एक मिनट, और ये अंडाकार पाथ। ठीक है, ये पृथ्वी इस अंडाकार पाथ में सूर्य की परिक्रमा कर रही है। ठीक है, चल, ऊपर से देखने पे क्या पता लगता है? विजुअलाइज फ्रॉम द टॉप कि जो 8 प्लैनेट है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका ऑर्डर है, ये हमारा सूर्य है, इसी ऑर्डर में प्लैनेट्स हैं, इसी ऑर्डर में हमारे ग्रह हैं। सबसे पहले क्या है? हमारा सूर्य है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मरकरी है, मरकरी का मतलब बुध है। उसके बाद क्या है? वीनस है, वीनस का मतलब शुक्र है। उसके बाद क्या है? हमारा तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे हमारा अर्थ है। अच्छा, ये किस अनुसार ऑर्डर दिया गया है? तो डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से जो दूरी है उस क्रम में ये आपका ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखो, सन के चारों, अर्थ के चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है। उसके बाद हमारा मार्स है, मंगल ग्रह है, जुपिटर है, बृहस्पति है, सैटर्न है, शनि है, यूरेनस है,
अरुण, और नेपच्यून है वरुण। ठीक है, और प्लूटो अब एक प्लैनेट नहीं रहा। प्लूटो 2006 में एक मीटिंग हुई, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक मीटिंग हुई जिसमें प्लूटो को एक ग्रह मानने से इनकार कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यही ऑर्डर है आपका, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, खासकर याद होना चाहिए कि पृथ्वी जो है डिस्टेंस के अनुसार थर्ड नंबर पे है। और ये हमेशा याद रखो कि पृथ्वी के पहले विनस है, पृथ्वी के पहले शुक्र है, और पृथ्वी के बाद मंगल है। पृथ्वी के पहले विनस है और पृथ्वी के बाद मंगल है। चलिए ये याद रहेगा, आगे चलते हैं। अच्छा, प्लैनेट की डेफिनेशन खास है। अभी मैंने बताया कि प्लूटो पहले एक ग्रह के रूप में इसे अपनाया गया था, बाद में इसे ग्रह के रूप में अपनाने से इनकार कर दिया गया। इसका क्या कारण हो सकता है? तो प्लैनेट की डेफिनेशन इसका बड़ा कारण है। ग्रह क्या है? ग्रह कोई भी एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर कक्षा में तो है, जिसके गुरुत्वाकर्षण के लिए ठोस पिंड की एकजुटता ताकतों को दूर करने और हाइड्रोस्टैटिक संतुलन बनाए रखने के लिए प्राप्त द्रव्यमान है। इसका मतलब क्या है? ये जो लिखा है, देखो, एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, अब हमें पता है कि कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है वो जो सूर्य का चक्कर लगाएगा वो प्लेनेट नहीं है। प्लेनेट सूर्य का चक्कर तो लगाता है, प्लूटो भी सूर्य का चक्कर लगाता है, सारे एस्ट्रॉइड सूर्य का चक्कर लगाते हैं, लेकिन प्लेनेट होने के लिए उसके पास इतना सफिशियंट मास होना चाहिए, उसकी अपनी इतनी सफिशियंट ग्रेविटी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो बाकी जो बॉडी है उसका एक बॉडी सॉलिड स्ट्रक्चर बॉडी का होता है। ठीक है, मतलब बॉडी में जो भी मैटर है, जो भी एलिमेंट है वो कंबाइंड है। ये पहला होना चाहिए। दूसरी बात, पहला ये क्या होना चाहिए कि उसके अंदर जो है ग्रेविटी पर्याप्त होनी चाहिए, सफिशियंट मास होना चाहिए और सफिशियंट ग्रेविटी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, और ये क्यों होना चाहिए? ताकि वो स्फेरिकल रहे। एक स्फेयर है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि इस स्फेयर को स्फेयर रहने के लिए सफिशियंट मास और सफिशियंट ग्रेविटी रहना चाहिए। नहीं तो अगर सफिशियंट मास सफिशियंट ग्रेविटी नहीं रहेगा तो मान लीजिए कि हल्का सा टुकड़ा ऐसे उड़ उड़ के बह गया, इधर से टुकड़ा उड़ के बह गया। ठीक है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, बाकी ऐसा नहीं है कि उड़ के बह जाएगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण प्लूटो को हटा दिया गया, क्या कि उसके ऑर्बिट में और जो चीजें आए उन चीजों को एलिमिनेट कर दे। जैसे जो मान लेते हैं ये कोई प्लैनेट है, अपने ऑर्बिट में चल रहा है, अपने ऑर्बिट में चल रहा है, और इसके ऑर्बिट में कोई मान लीजिए एस्ट्रॉइड आ गया, तो इसको कहीं ना कहीं वो एलिमिनेट कर दे। ठीक है, तो वो एक प्लैनेट रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल डेफिनेशन है आपका, ये 26 जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हुआ था 24 अगस्त 2006 में, उसमें ये डेफिनेशन दिया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, प्लैनेट्स की बात करेंगे। तो प्लैनेट्स टोटल 8 हैं। साइज के अनुसार हमने भी बात किया, हमने डिस्टेंस के अनुसार भी बात किया, हमने साइज के अनुसार भी बात कर लेते हैं। डिस्टेंस के अनुसार मरकरी मतलब बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, अरुण, और नेपच्यून वरुण। ये हमने बात कर लिया। ठीक है, और कहीं कहीं यूरेनस को यूरेनस ही लिखा रहेगा और नेपच्यून को नेपच्यून ही लिखा रहता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम साइज के अनुसार बात करें, बड़े से छोटे के अनुसार बात करें, तो सबसे बड़ा जुपिटर है, जुपिटर बहुत बड़ा है। उसके बाद सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। याद आराम से हो जाएगा, मैं याद करवा के जाऊंगा, एकदम निश्चिंत रहना। उसके बाद अर्थ है। अब इस अर्थ को याद रखना है कि 1 2 3 4 5वें नंबर पे। अगर साइज के अनुसार देखा जाए तो अर्थ का नंबर कितना है? 5वें नंबर पे। अर्थ की बहन कहलाने वाली, अर्थ का जुड़वा कहलाने वाला विनस है। विनस के बाद मार्स है, मंगल, और मंगल के बाद मरकरी तो सबसे छोटा है, सबसे नजदीक भी है और सबसे छोटा भी है। ठीक है, अब याद कर लेंगे हम। नीचे एक लाइन दिया गया है, क्या कि जो 4 प्लैनेट्स आपके मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहे गए हैं। किन चारों को? इन चारों को क्या कहे गए हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और इनको क्या कहे गए हैं? इनको कहे गए हैं गैसियस प्लैनेट्स या गैस जाइंट इसको कहा गया है। देखो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट। ठीक है, ठीक। एक और फैक्ट याद कर लो कि 3 जो प्लैनेट है लास्ट वाले, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है,
इनके अराउंड रिंग्स देखने को मिले हैं, इन तीनों के अराउंड रिंग्स। अभी तक आप एक प्लैनेट्स देखो, अभी मैं दिखा रहा हूं, जैसे आपने प्लैनेट देखा, आपको ये बस सैटर्न के अंदर रिंग दिख रहा है, लेकिन जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इन तीनों के अंदर आपको रिंग देखने को मिले हैं। ठीक है, ठीक। अब देखो साइज के अनुसार प्लेनेट का ऑर्डर, सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पे सैटर्न, आपको यहां रिंग दिख रहा है हल्का सा, यूरेनस। ठीक है, सैटर्न का रिंग बहुत बड़ा है, ठीक है, इसीलिए वो क्लियरली विजिबल होता है एक अच्छे टेलीस्कोप से। सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, पांचवें नंबर पे हमारी पृथ्वी है, उसके बाद विनस, उसके बाद मार्स, फिर मरकरी। सबसे बड़ा जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। देखो जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जे सन। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, देन आफ्टर हम बात करें अर्थ, फिर विनस, फिर मार्स, फिर मरकरी। ठीक है, चलिए। अच्छा देखिए, एक और चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि कुछ प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल और कुछ प्लैनेट्स को हम गैसियस प्लैनेट्स कह रहे हैं। वो कैसे कह रहे हैं, तो देखिए चार जो प्लैनेट्स हैं, ये चार प्लैनेट्स, ठीक है, इसे टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। इनर मतलब अंतःग्रह। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन चार प्लैनेट्स के बाद एक बहुत लंबी, ठीक है, या बहुत चौड़ी एस्ट्रॉइड की पट्टी होती है। एस्ट्रॉइड को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, मतलब बहुत छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह। समझो ये बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, लेकिन वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। ग्रह होने के लिए एक खास बात होनी चाहिए कि वो एक तारे की परिक्रमा करे, और तारे की परिक्रमा कर रहा है मतलब एक ग्रह है, तो ये बहुत छोटे साइज के हैं, इसीलिए इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब ये इन चारों प्लेनेट को ये क्षुद्र ग्रह बाकी चारों प्लेनेट से अलग करता है। और ये चारों प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं, इन चारों प्लैनेट्स को बोलते हैं गैसियस प्लैनेट्स, गैसियस प्लैनेट या गैसियस जाइंट बोलते हैं। अच्छा एक और चीज समझो, इन दोनों को ही गैसियस जाइंट बोलते हैं, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। ठीक है, ये जो दोनों हैं, ये दोनों, इनको आइस जाइंट्स बोलते हैं। और सबसे लास्ट में, प्लैनेट के सबसे लास्ट में क्या है, कूपियर बेल्ट है। ये कूपियर बेल्ट एस्ट्रॉइड बेल्ट से ज्यादा बड़ा है, ये कूपियर बेल्ट ज्यादा चौड़ा है एस्ट्रॉइड बेल्ट से। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या है, कूपियर बेल्ट। इन चारों इनर प्लैनेट को या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को गैसियस प्लैनेट से कौन अलग करता है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इनर प्लैनेट कौन कौन है, बुध, मंगल, पृथ्वी और हमारा शुक्र। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अच्छा अगर इन चारों में ऑर्डर की बात करें तो इन चारों में सबसे बड़ा कौन है भैया, इन चारों में सिर्फ बताना, तो सर सबसे बड़ा अर्थ है। अर्थ के बाद है क्या है इन चारों में, तो वीनस है। अर्थ जस्ट छोटा है क्योंकि इसकी छोटी बहन है भाई वीनस। ठीक है, और वीनस के जस्ट बाद क्या है, मार्स है। और मार्स के जस्ट बाद क्या है, हमारा मरकरी है। देखो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट छोटे हैं। अच्छा छोटे होने का क्या कारण हो सकता है इनर प्लैनेट्स का, तो देखो जो सोलर फ्लेम्स होते हैं ना, जो सूर्य की सतह से समझो कि ऐसे बादल उठते हैं, आग जैसे बादल उठते हैं, तो वो क्या करते थे, जब प्लैनेट स्टार्टिंग में बन रहे होंगे तो इनके आसपास जितने धूल कण होंगे उन सबको उड़ा दिए होंगे, तो उसके कारण ये छोटे रह गए और ये इधर बड़े रह गए। ये एक कारण, पॉसिबल कारण ही माना जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा अगर इन चारों प्लैनेट्स की बात करें तो इन चारों प्लैनेट्स में जुपिटर सबसे बड़ा, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ने से पहले जो ये इधर हमने लिखा है कि जो 8 प्लैनेट्स हैं इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ये जो हमने बता दिया, इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। अच्छा जो टेरेस्ट्रियल या इनर प्लैनेट्स हैं उनमें क्या कंपोजिशन है, तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा डेंसर प्लैनेट क्या है, तो मोस्ट डेंसर जो प्लैनेट है वो हमारा अर्थ है। अर्थ की डेंसिटी कितनी है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो लीस्ट डेंस है, लीस्ट डेंस हमारा है वो क्या है, ये अर्थ है। लीस्ट डेंस हमारा सैटर्न है, यहां मैं लिख दे रहा हूं लीस्ट डेंस।
सैटर्न है। और सैटर्न की डेंसिटी क्या है? 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सैटर्न की हमारी डेंसिटी। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला गया है कि डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? इनर प्लैनेट्स की या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की। देखो हमने बोला ना, रेडिएशन एंड द मैटर स्ट्रीमिंग फ्रॉम द सन, ठीक है, ब्लीव आउट मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर एंड अदर लाइट गैसेज एंड लिक्विड फ्रॉम दिस प्लैनेट। अब लिक्विड और गैसेज ये उड़ के बाहर चले गए, तो बचा क्या भाई? तो बचा क्या? बचा सॉलिड। ठीक है, बचा रॉकी सरफेसेस। तो ये क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। ये क्या है? आपके इनर प्लैनेट्स है। अभी देखो, जीवन खोजने की बात मंगल पे हो रही है। कभी सुना जीवन खोजने की बात जुपिटर पे हो रही है, जीवन खोजने की बात सैटर्न पे हो रही है? क्यों नहीं सुना? क्योंकि गैसियस प्लैनेट है, रॉकी प्लैनेट्स नहीं है। ठीक है, मंगल पे इतनी खोज क्यों चल रही है? मंगल पे क्यों लोग जाना चाहते हैं? क्योंकि माना जा रहा है कि मंगल की सतह पृथ्वी जैसी है, तो क्या पता जीवन भी हो। कभी ऐसा जीवन की खोज कभी भी एस्ट्रॉइड बेल्ट के उधर वाले प्लैनेट्स में नहीं होगी। ठीक है, अच्छा देखो, यूरेनस नेपच्यून किससे मिलके बने? आइस से, रॉक से, हाइड्रोजन से, हीलियम से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम में से मोस्ट लोगों को लगता है, एक मिनट, हमें से मोस्ट लोगों को लगता है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे है। अभी देखना, अगर इससे पहले देख चुके होगे तो अच्छी बात है, नहीं तो देखना भ्रम दूर होगा कि हमारा सोलर सिस्टम एक्चुअली में है कैसा। देखो, व्हाट मोस्ट पीपल थिंक आवर सोलर सिस्टम लुक्स लाइक, देखो एक्चुअल में कैसा। देखो ध्यान से वीडियो देखना। देखो, अब चूंकि सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है आकाशगंगा की, और सूर्य के चारों तरफ ये प्लैनेट्स परिक्रमा कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, सूर्य आकाश आकाशगंगा, सूर्य स्थिर नहीं है, सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है आकाशगंगा की, और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स परिक्रमा कर रहे हैं बहुत स्पीड में। मुझे लगता है आपने अच्छे से देखा होगा, एक बार और देख लेते हैं। ऐसे नहीं, एक्चुअल जो मूवमेंट्स है सन की और प्लैनेट्स की, वो ये मूवमेंट है। और जितने प्लैनेट्स हैं उसके चारों तरफ, मजे की बात ये है कि जितने प्लैनेट्स हैं उसके चारों तरफ जो है, और उसके सैटेलाइट्स भी घूम रहे हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है भैया। अच्छा, हमारे सोलर सिस्टम में 4 डॉर्फ प्लैनेट्स हैं, जिसे बौने ग्रह, शुद्र ग्रह नहीं बौने ग्रह बोलते हैं। प्लूटो जो कि एक प्लैनेट था, उसको बौने ग्रह की कैटेगरी में रखा गया है। ईरिस एक बौना ग्रह है। हाँ, हाउ में एक बौना ग्रह है। मेक और सीरीज, ये चारों एक बौने ग्रह हैं। अच्छा, बौने ग्रह किसको बोलेंगे? ये एक सन के चारों तरफ घूमेंगे, चंद्रमा नहीं है, मतलब मून्स नहीं है, सैटेलाइट नहीं, उपग्रह नहीं है, सन के जो चारों तरफ घूमेगा, एक स्टार के चारों तरफ घूमेगा, वो क्या है? वो एक ग्रह है। लेकिन चूंकि इनका मास नहीं है, अभी हमने बताया था ना कि डेफिनेशन ऑफ प्लेनेट क्या है, कि एक इनफ मास, इनफ ग्रेविटेशन होना चाहिए। मास नहीं है, और मास है नहीं, ग्रेविटेशन है नहीं, तो इनके ऑर्बिट में जो डिब्रिश आ रहे हैं, डिब्रिश मतलब कुछ ऐसे छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ये उनको क्लियर नहीं कर पाते हैं भैया। बात समझ रहे हैं? ठीक है, इसीलिए प्लूटो को हटा दिया गया था प्लैनेट की कैटेगरी में से, और इसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो फैक्ट्स हैं, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे बड़ा प्लैनेट क्या है हमारे सोलर सिस्टम का? तो वो जुपिटर है। ठीक है, बृहस्पति है, और सबसे ज्यादा सैटेलाइट भी बृहस्पति के हैं। बृहस्पति और हमारा शनि, सैटर्न में सैटेलाइट का कंपटीशन चल रहा होता है। किसी साल जुपिटर के सैटेलाइट ज्यादा आ जाएंगे, तो सैटर्न के सैटेलाइट ज्यादा आ जाएंगे। फिलहाल जुपिटर के सैटेलाइट सबसे ज्यादा है। अच्छा, जुपिटर के 4 सैटेलाइट जो हैं, लो, यूरोपा, कैस्टिलो, लो, यूरोपा, कैस्टिलो और गैनीमेड। ठीक है, ये जुपिटर के 4 सैटेलाइट हैं, जिसको गैलीलियो टेलीस्कोप से खोजा गया है, गैलीलियो टेलीस्कोप से। और ये 1960 नहीं, 1610, ये 1610 में इसका खोज हुआ था, 1610 में। ओह, इसका खोज कब हुआ था दोस्तों? 1610 में। फिर सबसे बड़ा सैटेलाइट गैनीमेड है, जो कि जुपिटर का है। सबसे गर्म प्लेनेट कौन सा है? वेनस। दिमाग में लोगों को आता होगा कि वेनस गर्म है, सबसे नजदीक तो हमारा मरकरी है, बुध है, तो वेनस गर्म कैसे? वेनस, हमारा धरती कैसे गर्म हो रहा है?
आज जैसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ गई, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, तो वेनस जो गर्म है उसका कारण ये है कि वेनस में H2SO4 जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है उसके क्लाउड्स हैं इसके एटमॉस्फेयर में। और जब इसके क्लाउड्स हैं, मीथेन के क्लाउड्स हैं, H2SO4 के क्लाउड हैं, तो जो रेडिएशन आती है सोलर रेडिएशन वो जब रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगी, वो ट्रैप हो जाती है इसके एटमॉस्फेयर में। इसीलिए इसकी सतह बहुत गर्म है। ठीक है, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक की सतह इसकी गर्म हो जाती है। हमारा कोल्डेस्ट प्लैनेट जो सबसे दूर है वो कोल्डेस्ट है नेपच्यून, आइस जाइंट भी सेम बोलते हैं। सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट, सबसे ज्यादा घनत्व वाला अर्थ है। 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की इसकी डेंसिटी है, एवरेज डेंसिटी। अच्छा, सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लैनेट विनस। सब ब्लू प्लैनेट किसे बोलते हैं? नीला ग्रह अर्थ को। लाल ग्रह किसे बोलते हैं? मार्स को। अच्छा, लाल ग्रह क्यों बोलेंगे भैया? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड इसके सरफेस पे है, इसीलिए लाल कलर का नजर पड़ता है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट किसे बोलेंगे? मरकरी, सबसे छोटा है। अच्छा, सबसे छोटा सैटेलाइट डेमोस। ठीक है, अर्थ की जुड़वा बहन किसे बोलते हैं? विनस को। तो इतने फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अरोराज के बारे में हम समझते हैं कि अरोराज क्या है। अरोरा, अरोरा, ठीक है, व्हाट इज अरोराज? तो देखो, अरोराज इज कलरफुल नेचुरल लाइट, ठीक है, डिस्प्लेज इन अर्थ स्काई। आपको आसमान में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में कुछ कलरफुल लाइट्स नजर आते हैं जिसको अरोराज बोलते हैं। नॉर्थ में इसको अरोरा बोरलिस बोलते हैं और साउदर्न हेमिस्फेयर में इसको अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। कैसे याद करोगे? तो आपको पता है कि अगर मैं ये इक्वेटर बना दूं तो कहीं यहां पर, सॉरी, कहीं यहां पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया साउदर्न हेमिस्फेयर में, तो याद रखो कि साउदर्न हेमिस्फेयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस है। साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या है भैया? अरोरा ऑस्ट्रेलिस है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या है? अरोरा बोरलिस है। अच्छा, ये बनते क्यों है? तो बनना इंपॉर्टेंट है, बनते क्यों है? अभी कारण सब समझेंगे बनते क्या है, कहते हैं, बस समझा रहा हूं। देखो, होता क्या है कि जो सोलर फ्लेम्स हैं वो धरती की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सोलर फ्लेम्स मतलब ऐसे समझो कि सूर्य से निकली हुई आकार, आग की लपटे, आग की लपटे वो सूर्य से निकल के आगे बढ़ रहे होते हैं धरती के पास। तो जो धरती से बस टकराने से पहले जो धरती का एटमोस्फेयर है उससे वो डिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब उससे रिफ्रैक्ट होते हैं। और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण वो अर्थ को टच नहीं कर पाते और कुछ लाइटिंग इफेक्ट्स आती हैं। हम समझेंगे ऐसे अच्छे से कैसे। आ जाओ आगे देखते हैं। देखो, ये सोलर फ्लेम्स है, ये इधर आई, इधर आई, इधर आई, और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको डेविएट कर देता है। और डेविएट करने के कारण यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और यहाँ साउदर्न हेमिस्फेयर में हमें लाइट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोलर फ्लेम जो है चार्ज पार्टिकल रहते हैं। ठीक है, इसे लाइट्स देखने को मिलते हैं। और अच्छे से समझते हैं इसे हम। देखो कैसे बनते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से इस वीडियो को देखो। सूर्य से लपटें निकली, सोलर फ्लेम्स निकली, ठीक है, निकल रही हैं। देखो, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, सोलर फ्लेम्स टकराई और आपको दिख रहा होगा कि दोनों पोल पे सारे सोलर फ्लेम्स, पृथ्वी बच गई सोलर फ्लेम से, और नॉर्दर्न और साउथर्न हेमिस्फेयर पे आपको लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिल रही है। दिख रहा है? ऐसी लाइटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर पे। अब देखो, समझते हैं। और देखो, और देखो, ये आपका ये जो है, ये आपका रसिया वाला क्षेत्र है, रसिया के और ऊपर वाला क्षेत्र है। ठीक है, अलास्का वाला क्षेत्र है। यहां हम बात करते हैं बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस, और यहां हम बात करते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, अब ध्यान से इस वीडियो को देखो। देखो कितना कितना मतलब प्यारा व्यू है। मेरा सपना है एक बार देखने का, जीवन में एक बार ये दृश्य देखने का मेरा तो सपना है भैया। आप देखो, अब यहाँ देखो, साउदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिका में ये सीन है। अब साउदर्न हेमिस्फेयर में तो शायद ना जा पाऊं, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में तो एंजॉय कर सकता हूं कभी ना कभी। ठीक है, बताओ समझ आया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये आपका ये है। ठीक है, अब हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं कि हमारा सूर्य जो है, जो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है और अर्थ से, पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा यही है। पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा यही है। सूर्य में पूरे पृथ्वी का, पूरे सोलर सिस्टम का पहले तो 99% भैया मास होल्ड करते हैं।
हमारे सूर्य देवता, ठीक है। और सूर्य में 71% हाइड्रोजन है, 71% क्या है, हाइड्रोजन है, और 26.5% क्या है, हीलियम है। अब आपको पता है ये हीलियम बनता कैसे है, दो हाइड्रोजन एटम के मिलने से हीलियम बनता है। तो मतलब हाइड्रोजन जब तक है तब तक हीलियम बनता रहेगा, जब तक हाइड्रोजन तब तक हीलियम बनता रहेगा। तो क्या रफली मैं बोल सकता हूं कि सन पूरा का पूरा हाइड्रोजन हीलियम से कंपोज्ड है, क्योंकि मात्र 2.5% दूसरे एलिमेंट है, ठीक है। अच्छा, सूर्य की जो एनर्जी है वो एनर्जी कहां से आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण। अच्छा, फ्यूज जैसे हम बोलते हैं, आपने देखा होगा, हमने बोला ना ये फ्यूज हो गया, फ्यूज होना मतलब जुड़ जाना, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है कि दो न्यूक्लियस आपस में जुड़ रहे हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ के हीलियम एटम का निर्माण कर रहा है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। जब न्यूक्लियर फिजन के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है नाभिकीय विखंडन। इसका मतलब क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब नाभिकीय संलयन। विखंडन में क्या होगा कि एक हैवी एटम होगा, जैसे यूरेनियम एक हैवी मेटल है, तो एक न्यूट्रॉन को यहां स्ट्राइक कराया जाएगा इससे, ठीक है। और एक क्लोज चैम्बर में स्ट्राइक कराया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकले। वो भी मैं किसी वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा, उसकी भी चर्चा की जाएगी, ठीक है। बस ये न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन में समझो। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है विखंडन, मतलब एक बड़े एटम को टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, जिससे ज्यादा ज्यादा एनर्जी जनरेट हो। और न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि दो एटम जो है, दो न्यूक्लियस जो है आपस में जुड़ रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जो सूर्य है हमारा, सूर्य की दूरी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है। एक्चुअली ये 149.6 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर है। इसको हम रफली 150 गुना 10⁻⁶ बोल देते हैं, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर। अगर मैं इसको किलोमीटर में, करोड़ में बोलूं तो 15 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट्स हम जान लेते हैं हमारे सूर्य के बारे में, कि सूर्य का जो सतह का तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है भैया। आपने सुना होगा कि जैसे आदित्य L1 जो मिशन है, ठीक है, वो सूर्य की तरफ जा रहा है, तो आप जरा एक बार देखना कि सूर्य से कितनी दूरी पे है। आपको पता होगा कि 4 पॉइंट 5 पॉइंट है, L1 L2 L3 L4 L5, ठीक है। तो ये किन किन पॉइंट्स पे हैं, आप देखना वो पॉइंट्स कितने दूर है सूर्य से, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है। अभी देखो 99% बोले थे ना, 99.86% है एग्जैक्ट। अगर वैल्यू देखे तो जो सन का मास है पूरे सोलर सिस्टम का, ये 99.86% है, ठीक है। और चूंकि इतना मास होल्ड किए हुए है तो इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनफाइनाइट ग्रेविटेशनल पुल है, जिसके कारण सारे प्लैनेट्स के चक्कर लगा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, पूरे सोलर सिस्टम में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, आप देख रहे हो कि अच्छा धरती, पूरे अर्थ पे, अगर मैं पूरे अर्थ पे बात करूं तो आप जितनी एनर्जी देख रहे हो, जितनी एनर्जी, कहीं ना कहीं वो एनर्जी का सोर्स सन है। एवरी एनर्जी यू आर सीइंग ऑन द अर्थ, ठीक है, कम्स फ्रॉम सन। खाना बना रहे हो आप, खाना खा रहे हो, आपको एनर्जी पर्सनल मिल रहा है, बिना सूर्य के खाना नहीं बन पाएगा, ठीक है। प्लांट से नहीं आ पाएंगे, कैसे खाना बनेगा, बात समझ में आ रहा हो। तो ये सन जो है पूरे सोलर सिस्टम का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। अच्छा, सन की जो सतह है जो चमकती हुई नजर आती है, ठीक है, वो क्या है, फोटोस्फेयर है, फोटोस्फेयर है, ठीक है। फोटोस्फेयर के आउटर पार्ट को क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, ठीक है। देखो, एबव द फोटोस्फेयर देयर इज ए रेड कलर क्रोमोस्फेयर, ठीक है। इट इज ए मैग्निफिसेंट कोरोना। जो आपको सूर्य ग्रहण के दौरान आपको दिखता होगा ना बाहर से, वो कोरोना है, ठीक है, फोटोस्फेयर के सबसे बाहर का सरफेस। चलिए थोड़ा और आगे बात करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर हम आगे की चर्चा स्टार्ट करेंगे। बताइए इनमें से कौन सा आपका सौरमंडल से संबंधित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा सौरमंडल से संबंधित नहीं है। एस्ट्रॉइड, कॉमेट, प्लैनेट, नेबुला। आपको पता है नेबुला क्या है, तो स्टार का जन्म के समय का फेज को नेबुला बोलते हैं। एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम है, सन का चक्कर लगाता है। कॉमेट है, कॉमेट कहाँ है, तो कॉमेट कुपियर बेल्ट के आउट में पाया जाता है, ये भी हम देखेंगे आगे। फिर प्लैनेट्स भी हमारा सूर्य का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले किसने ये बताया कि सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में बैठा है और पृथ्वी जो है उसका चक्कर लगा रही है, तो सबसे पहले किसने बताया इसको,
इसको सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया है। पाणिनि, देखो न्यूटन भैया तो कितने बाद में आए हैं, ठीक है। और गैलीलियो ने तो आपको भी बताया, गैलीलियो मून्स बोलते हैं ना, गैलीलियो मून्स बोलते हैं, किसको बोलते हैं? लो को, यूरोपा को, कैनिमेट को और कैस्टिलो को, ठीक है। ये आपके जुपिटर के मून्स है, जिसको गैलीलियन मून्स भी बोलते हैं ना। पाणिनि तो आपके संस्कृत ग्रामर के स्कॉलर थे, ठीक है, पहली संस्कृत ग्रामर इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किस साइंटिस्ट ने बताया पहली बार कि सूर्य जो है, अर्थ जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, अर्थ सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है। इसके पहले क्या माना जाता था कि हमारी पृथ्वी ही यूनिवर्स का केंद्र है, ठीक है, लेकिन हमारी पृथ्वी यूनिवर्स का केंद्र नहीं है, कॉपरनिकस ने ये बताया था, ठीक है। चलिए आगे चलते, कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारे सोलर सिस्टम के लिए करेक्ट। तो अर्थ सबसे डेंसेस्ट प्लेनेट है, सबसे ज्यादा घनत्व वाला प्लेनेट है, बिल्कुल सही बात, पहला सही तो बाकी गलत। अच्छा सन 75% रखता है, नहीं भैया, 99.86% रखता है। अच्छा डायमीटर ऑफ सन 190 गुना है, डायमीटर 190 गुना है, नहीं पता, आगे हम चेक करेंगे, ठीक है। मैं बता देता हूं, सन जो है, सन बराबर 109 गुना अर्थ कर लो, सन पृथ्वी का 109 गुना बड़ा है, ठीक है, ठीक। अच्छा अर्थ में सबसे ज्यादा सिलिकॉन है, नहीं, सबसे ज्यादा अर्थ में क्या है? आयरन है। ये हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि अर्थ में सबसे ज्यादा क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा दो प्लैनेट है जो मार्स और यूरेनस के बीच में आता है डिस्टेंस ऑफ सन के अनुसार। अब देखो ध्यान दो, मार्स के बाद क्या है, आपने क्या पढ़ा, देखो लिख देता हूं, सबसे पहले अर्थ, सबसे पहले मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। देखो जेसन, यहां जेसन है। अब जब हम इस ऑर्डर में, ये क्या है आपका डिस्टेंस के ऑर्डर पे, अगर हम डिस्टेंस नहीं इसके ऑर्डर पे लिखे तो साइज के ऑर्डर पे, तो जे से स्टार्ट ही होगा और ये सन लगातार आएगा, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका आएगा अर्थ 5वें नंबर पे, अर्थ के बाद क्या आएगा आपका, वीनस आएगा, ईवी, फिर एम, ईवीएम याद कर लो, जे सन, ईवीएम ये मार्स है और मरकरी सबसे छोटा, ठीक है। चलिए तो यहां हमारा क्या आंसर आ जाएगा, अर्थ और मार्स और यूरेनस के बीच में, मार्स और यूरेनस के बीच में जुपिटर और सैटर्न है, जुपिटर और सैटर्न। नेक्स्ट कह रहा है कि अरेंज करो इनको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, सूर्य से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो। तो भैया देखो इनमें प्लूटो सबसे दूर है, देखो पहले एलिमिनेट करना सीखो, प्लूटो सबसे दूर है, प्लूटो सबसे दूर है, तो एक सबसे लास्ट में होगा, एक सबसे लास्ट में 3 वो में है, तो इसको हटा दो। अच्छा आप देखो इनमें से कौन दूर है, यूरेनस सबसे दूर है, तो एक के पहले 4 होगा, तो ये देखो ये भी हटा दो। अब देखो पहले अर्थ होगा, सबसे पहले अर्थ होगा तो 2, पहले क्या होगा, पहले हमारा अर्थ आया, अर्थ के बाद क्या आया हमारा, जुपिटर आया, जुपिटर के बाद क्या आया हमारा, यूरेनस आया, फिर हमारा प्लूटो आया, ये ऑर्डर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि वो ग्रह कौन से हैं जो अर्थ और सन के बीच में, देखो ये हमारा सन है, सन के बाद ये हमारी मरकरी है, मरकरी के बाद ये हमारा वेनस है, विनस के बाद ये हमारा अर्थ है। तो अर्थ और सन के बीच में मरकरी और विनस, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर सी मरकरी वेनस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अर्थ कहां लोकेटेड है, तो ध्यान दो वीनस और मार्स के बीच में, बिल्कुल सही, हमने ये बताया था, ये जरूर याद रखना है कि अर्थ के इधर आओगे तो वीनस मिलेगा, शुक्र मिलेगा, और अर्थ के पृथ्वी के इधर जाओगे तो मार्स मिलेगा हमारा, ठीक है। चलिए मार्स को क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोलते हैं मार्स को, इसको क्या बोलते हैं, विनस को, विनस को बोलते हैं, एक तो ये ब्राइटेस्ट स्टार है, अरे क्या गलत लिख रहा हूं मैं, ब्राइटेस्ट है, उसके बाद इसको इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, ये दोनों बोलते हैं हमारे शुक्र को, विनस को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है इनमें से प्लैनेट्स के बारे में, ग्रहों के बारे में कौन सी बात सच्ची है, तो प्लैनेट्स नन लुमिनस होते हैं। अच्छा देखो ऑब्जेक्ट दो तरीके के होंगे, एक होंगे लुमिनस,
अच्छा, लुमिनस का उल्टा नन लुमिनस। नन लुमिनस क्या है? लुमिनस क्या है? जिनके पास अपनी लाइट हो, ऑन लाइट। अच्छा, अपनी लाइट किनके पास है? अपनी लाइट है स्टार्स के पास। जो जिनके पास अपनी लाइट ना हो वो क्या है? नन लुमिनस है। और अपनी लाइट नहीं है तो चमकेंगे नहीं। तो चमक कैसे रहे हैं भैया? आपको मून दिख रहा है, आपको मून के पास अपनी लाइट है ना। जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा में पड़ता है और चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर हमारे तक आता है। तो इसीलिए मुझे हमें चंद्रमा दिखाई देता है, नहीं तो हमें चंद्रमा नहीं दिखाई देता। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो प्लैनेट नन लुमिनस बॉडी है, ठीक है, गैर चमकदार पिंड है, और ये चमकते नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। प्लैनेट साइंस दो दे आर नन लुमिनस बॉडी, ये चमकते थोड़ी हैं, गलत बात है। आगे चलो, प्लैनेट्स डू नॉट साइन। प्लैनेट जो करे भैया, कह रहे हैं कि प्लैनेट तो साइन ही नहीं करते, प्लैनेट साइन नहीं करते, दो दे आर लुमिनस बॉडी, ये गलत है। प्लैनेट्स, अच्छा अच्छा, एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया, एक मिनट। प्लैनेट्स नन लुमिनस बॉडी है, ये सही बात है। अच्छा, दे आर लुमिनस बॉडी, ये तो गलत हो जाएगा भाई, और ये भी गलत हो जाएगा। प्लैनेट लुमिनस बॉडी तो है ही नहीं। अब दो ऑप्शन बचते हैं। प्लैनेट नन लुमिनस है, यहां भी नन लुमिनस है, सही है। क्या प्लैनेट चमकते हैं? जैसा हमने भी बताया कि मून चमकते हैं। मून साइंस क्यों चमकते हैं? क्योंकि जो लाइट है सूर्य का वो मून पे पड़ता है और चमकता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि स्पेस से फोटो ली जाती है, पृथ्वी की स्पेस से फोटो ली जाती है, तो कैसे फोटो में जब लाइट ही नहीं है तो कैसे चमकता नजर आएगा? तो प्लैनेट चमकते हैं, नन लुमिनस है, गैर चमकदार होने के कारण भी चमकते हैं। क्यों चमकते हैं? क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो प्लैनेट पे पड़ता है और वो रिफ्लेक्ट करता है, तो चमकदार दिखाई देता है प्लैनेट्स। ठीक है, ये बात आई समझ में? आगे चलते। अब ये सब हम बात कर लिए हैं ऑलरेडी कि सबसे छोटा प्लैनेट क्या है। तो सबसे छोटा प्लैनेट हमारा मरकरी है, बुध है, मरकरी। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट क्या है हमारा? जुपिटर है, बृहस्पति। और प्लैनेट सेकंड टू द सन इन द सोलर सिस्टम, सेकंड नंबर पे, पहले नंबर पे बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र। तो शुक्र मतलब विनस। और नियरेस्ट टू द सन, नियरेस्ट टू द सन कौन होगा? अच्छा, इसमें पांच ऑप्शन कैसे हो गए भैया? इसमें तो चार ही ऑप्शन है। एक प्लूटो को हटा दो यार, गड़बड़ तो नहीं हो गया? मरकरी, वेनस, जुपिटर, नियरेस्ट नहीं होना चाहिए भाई, यहाँ फारदेस्ट होना चाहिए। स्मॉलेस्ट प्लैनेट अगर मरकरी आ गया तो ये नियरेस्ट मत करो, यहाँ फारदेस्ट कर दो, ठीक है। अगर हमें सही बनाना है तो इसको सबसे दूर वाला कर दो। ये क्या होगा सबसे दूर? प्लूटो होगा। हालांकि प्लूटो नहीं है, ये क्वेश्चन पुराना है इसलिए यहाँ प्लूटो है, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूं ये क्वेश्चन पुराना है इसलिए प्लूटो है, प्लूटो अभी ग्रह नहीं है, ठीक है। ये बात आई समझ में? इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ प्लूटो है। चलिए आगे चलते हैं। अभी सबसे दूर प्लैनेट कौन है? अरुण, वरुण, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। लार्जेस्ट प्लैनेट, अब बताओ इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? जुपिटर सबसे लार्जेस्ट है, सही बात है। सबसे छोटा मरकरी है, बुध है, सही बात है। सबसे चमकदार वीनस है, सही बात है। सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट मार्स है, ये गलत बात है। तो अब देखो तीन सही हो गया भैया, तो चौथा तो अपने आप गलत हो जाएगा ना, बताइए। अच्छा, सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट कौन सा है? सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट नेपच्यून है। अभी हम पूरे सोलर सिस्टम के बारे में पहले पढ़ रहे हैं, ऊपर ऊपर चीजें, फिर हम एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे मरकरी, बुध की क्या विशेषता है, हमारे मंगल की क्या विशेषता है, शुक्र की क्या विशेषता है, पृथ्वी की क्या विशेषता है। एक एक ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, सबसे स्लो कौन मूव करता है, सबसे फास्ट कौन मूव करता है। अभी हम, नहीं तो फिर ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो क्या करें कि इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में मतलब सबसे बड़ा से सबसे छोटा क्यों? तो सबसे बड़ा जुपिटर, जुपिटर सबसे बड़ा। फिर क्या हमने बोला था? जे सन, तो सन सैटर्न, यू यूरेनस, एन नेपच्यून, तो नेपच्यून तो है नहीं भाई, जे सन, नेपच्यून तो है नहीं। नेपच्यून के बाद अर्थ। पहले क्या, ये पहला नंबर पे, सैटर्न चौथा नंबर पे, ये दू, अब उल्टा पुल्टा लिखा गया, ठीक है, तीन दो लिखा गया। ये दूसरे नंबर पे 142 और ई तीसरे नंबर पे 1423। 1423 कहाँ है भाई? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे। अब बताना है कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन,
ये जो गैस हैं ये ज्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं? हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है, ये कहाँ पाए जाएंगे? तो ये आपके यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, ये चारों में आपके पाए जाएंगे। यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न। मतलब हमने बताया था ना गैसियस जाइंट है, इसको क्या बोलते हैं? गैसियस प्लैनेट। तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन ये मेन गैस हैं। ठीक है, हमारे हमारा जो वायुमंडल है, अर्थ है, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस कौन सा है? नाइट्रोजन है ना। ऑक्सीजन है सेकंड नंबर पे, मीथेन नहीं है, हीलियम नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है ना। तो ये चारों प्लेनेट में जो हमारे प्लेनेट है आपके टेरेस्ट्रियल के अलावा गैसियस प्लेनेट है, इन चारों में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है गोल्डी लॉक्स जोन। ये जो गोल्डी लॉक्स जोन है, ये टर्म क्या है? तो ये टर्म जो अक्सर न्यूज में देखने को मिलता रहा है, ये टर्म ऐसे क्षेत्र को संबोधित करता है जिस क्षेत्र में जीवन संभव है। ऐसे क्षेत्र को एक सोलर सिस्टम, देखो हमारा सन एक सूर्य है, सॉरी हमारा सन एक तारा है, तो वैसे ही अनगिनत तारे हैं ब्रह्मांड में, और अनगिनत तारे के चारों तरफ अनगिनत अनगिनत खगोलीय पिंड परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहे होंगे। और क्योंकि बहुत सारे सोलर सिस्टम है, तो हो सकता है कि एक गोल्डी लॉक जोन वैसे जोन को कहते हैं जहां न तो तापमान इतना ज्यादा है कि जीवन पॉसिबल ना हो, न तो तापमान इतना कम हो, जैसे नेपच्यून पे इतना कम है कि पूरा बर्फ है, तो वो ऐसा भी ना हो, एकदम बीच वाला हो। ठीक है, ना ज्यादा बर्फ, ना ज्यादा ठंडा, ना ज्यादा गर्म, बिल्कुल जीवन के लिए उपयुक्त तापमान हो, वैसे क्षेत्र को गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। तो क्या होगा? द लिमिट्स ऑफ द हैबिटेबल जोन above the surface of the earth, region inside the earth where shale gas is। inside the earth की तो बातें मत करो भाई। search for the earth like planet in outer space। ये सबसे उचित है कि अर्थ लाइक प्लैनेट की खोज आउटर स्पेस में। हमने भी बताया ना कि ऐसे अर्थ लाइक प्लैनेट होंगे आउटर स्पेस में, तो इसे गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं, जहां जीवन संभव है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको मैच करना है। देखिए प्लैनेट है, तो प्लैनेट कौन सा है भैया? तो ये यूरेनस प्लैनेट है आपका। अच्छा, मून, मून सैटेलाइट है। मून क्या है? चंद्रमा क्या है? सैटेलाइट है। एक मिनट, सैटेलाइट है। अच्छा, मैरिनर और ये हैली। हैली जो है कॉमेट है। कॉमेट का हिंदी होता है पुच्छल तारा। ठीक है, ये बस एक फैक्ट याद रखना, ये 76 साल में एक बार दिखने वाला ये तारा है। पुच्छल तारा हैली कॉमेट जो है 76 साल में एक बार दिखने वाला ये तारा है। ठीक है, और ये भी सूर्य की ही परिक्रमा कर रहा है। मैरिनर क्या है? तो ये एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एक और नाम क्या है? प्लेनेटोइड। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये। ठीक है, चलिए मिलान कर लेंगे आप कि प्लेनेट क्या है भैया? तो प्लेनेट यूरेनस है। सैटेलाइट क्या है भैया? तो सैटेलाइट आपका मून है। कॉमेट क्या है? तो कॉमेट हैली है। और ये क्या है? तो ये मैरिनर है। मरकरी हॉटेस्ट प्लैनेट है आपका हमारे सोलर सिस्टम में, सही बात है? तो सही बात है, मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। नहीं यार, अब मैंने क्या बताया था, जरूरी नहीं जो सबसे नजदीक हो सबसे गर्म हो। सबसे गर्म प्लैनेट कौन है हमारे सोलर सिस्टम का? वेनस है। और सबसे गर्म होने का कारण क्या है? क्योंकि हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4 के मीथेन के थिक क्लाउड्स हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा ये गर्म है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण गर्म है। तो ये तो गलत हो गया भाई। गैनीमेड सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। अच्छा, गैनीमेड क्या है? सबसे बड़ा सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? जुपिटर का, बृहस्पति का सैटेलाइट है। लार्जेस्ट तो है लेकिन बृहस्पति का है, तो ये भी गलत हो गया। नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन गैस रिंग ऑफ 0 डिग्री टेम्परेचर। नेपच्यून जो है मीथेन गैस क्या करे नेपच्यून। अच्छा देखो, पहले देखो मैं कह रहा हूं कि मुझे दोनों के बारे में नॉलेज नहीं, हालांकि दोनों सही है, लेकिन मुझे, मैं कह रहा हूं दोनों के बारे में नॉलेज नहीं। लेकिन मुझे पता लग गया यार पहला नहीं होगा दूसरा नहीं होगा, तो ये तो गया यार, पहला दूसरा नहीं होगा, ये दूसरा इसमें भी है, ये भी गया भाई, दूसरा इसमें भी, ये भी गया भाई, ये सही हो गया। अपने आप तीसरा चौथा सही हो गया। अगर किसी को यह नहीं पता है कि फोबोज और डिमोस, डिमोस जो है सबसे छोटा सैटेलाइट है, ये दोनों मार्स के सैटेलाइट है। मार्स के सिर्फ दो ही सैटेलाइट है, फोबोज और डिमोस। अगर किन्हीं को नहीं पता है तो भी ये सवाल का जवाब कर लगा सकते हैं। नेपच्यून के अराउंड क्या है? मीथेन गैस के रिंग्स है। नेपच्यून के अराउंड मीथेन गैस के आपके छल्ले हैं, रिंग्स हैं। ये बात समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा?
3 और 4। चलिए नेक्स्ट, द सब्सटेंस प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सन, जो सब्सटेंस है सूर्य के केंद्र में, वो किस स्टेट में है? सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है? तो आपको ये समझ में आ रहा हो यार, लिक्विड में भाई 6000 डिग्री टेम्परेचर है यार, लिक्विड में कैसे हो सकता है? लिक्विड में तो गैस में तो हो सकता है। अच्छा ये देखो, हम आंसर इसका गैसेस एंड प्लाज्मा होगा। क्यों होगा? देखो एक गैस को जब एक गैस को बहुत हाई टेम्परेचर मिलता है तो गैस आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज का मतलब होता है कि चार्ज पार्टिकल डेवलप होना। तो गैस जो है चमकने लगता है, उसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक वेल्डिंग करने वाला वेल्डिंग कर रहा होता है तो एक चिंगारी टाइप से निकलती है, ठीक है? तो शायद आपने नोटिस, अब करोगे नोटिस, तो प्लाज्मा स्टेट होता है। और अब देखो प्लाज्मा के बारे में अगर शायद मैंने आगे बात की हो तो चलो, इसमें अगर हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में तो हम पढ़ेंगे ही, ऐसा नहीं है। हमने ज्ञान विस्तारा इसीलिए हमने स्टार्ट किया है कि हम पूरी जीएस पढ़ें। पूरी जीएस का मतलब क्या? हम ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं, फिर हम पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और सब कुछ हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे चाहे जितनी मेहनत लगे। उसके बाद हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस में क्या पढ़ेंगे हम? साइंस में हम फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। समझे? इतना कुछ हम पढ़ने वाले हैं यहाँ, ठीक है? ये हमारी पूरा जो हमारा सफर होगा, करीब 6 महीना 7 महीने का पूरा सफर होगा, ठीक है? और वीडियो आपको रेगुलरली मिलेंगे, इसके लिए बिल्कुल आश्वस्त रहें। तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में हम आराम से डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बस ऐसा समझो कि जब गैस बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किया जाता है तो चार्ज पार्टिकल डेवलप होते हैं, और ये प्लाज्मा स्टेट है। और प्लाज्मा स्टेट जो है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। आपने पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट ऑफ मैटर है। उसके बाद फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को प्लाज्मा बोलते हैं, और जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसको बोस आइंस्टाइन या गॉड पार्टिकल्स बोलते हैं, या बोस आइंस्टीन बोलते हैं, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। सोलर एनर्जी किसके कारण है? सूर्य में जो भी एनर्जी है किसके कारण है भैया? ये न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण है। न्यूक्लियर फ्यूजन किस में यूज होता है? एटॉमिक रिएक्टर्स में यूज होता है। आपकी जो बिजली बनती है एटॉमिक रिएक्टर्स में, उसमें यूज होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक बम में यूज होता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, डायमंड रिंग एक फेनोमेना है। देखो आपको ये फेनोमेना दिख रहा है कि ये बिल्कुल जो सूर्य है ये चारों तरफ बिल्कुल रिंग जैसा दिख रहा है, सूर्य का कोरोना नजर आ रहा है, ठीक है? और ये सफेद आपको रिंग जैसा नजर आ रहा है, इसी को डायमंड रिंग बोलते हैं। अच्छा डायमंड रिंग कब आपको देखने को मिलेगा? आप इस फिगर से देख करके अच्छे से आप समझ सकते हो कि डायमंड रिंग कब देखने को मिलेगा। अलोंग द पेरिफेरल रीजन ऑफ द टोटलिटी ट्रेल। अच्छा ये टोटलिटी ट्रेल क्या है भैया? टोटलिटी ट्रेल ये है जैसे जब सूर्य ग्रहण होता है, मैं क्या कह रहा हूं, जब सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है, तो पृथ्वी के हर एक कोने से, ऐसा नहीं कि कंप्लीट सूर्य ग्रहण दिखेगा, कहीं थोड़ा ज्यादा दिखेगा, कहीं थोड़ा कम दिखेगा। तो वो रीजन जहां कंप्लीट आपका सोलर इक्लिप्स देखने को मिल रहा है उसको टोटलिटी ट्रेल बोलते हैं। और उसी रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अभी हम सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के बारे में अभी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्यों सूर्य ग्रहण होता है, क्यों चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है? इसके बारे में हम डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी बस ये समझो कि जब आपका सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो आपका डायमंड रिंग फेनोमेना देखने को मिलता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए सोलर इक्लिप्स आ गया भाई, पढ़ लेते हैं। सोलर इक्लिप्स कैसे होगा? देखो सोलर इक्लिप्स का मतलब क्या है कि सूर्य ढक जाएगा। तो सूर्य किसी से तो ढकेगा भाई, तो सूर्य किससे ढकेगा? तो सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगी, जैसे हमने बोला यहां सन है, यहां अर्थ है, अर्थ सन का चक्कर लगा रही है, और अर्थ का चक्कर कौन लगा रही है भैया? मून। तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगी तो आपका क्या होगा? सोलर इक्लिप्स आएगा। अब देखो अगर बीच में एग्जैक्ट मून आ गया, तो बीच में मून आ गया तो कैसे आप देख पाओगे? मतलब जैसे आप सामने देख रहे थे किसी को, ठीक है, और सामने किसी ने चादर गिरा दिया, तो आप कैसे उस तरफ देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तो ये सोलर इक्लिप्स का केस होता है। अच्छा दो इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने को मिलता है।
अब हमें पता है कि जैसे मून एग्जैक्ट बीच में आ रही है, तो सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स या चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण पूरे दुनिया में ऐसा नहीं है कि कंप्लीट देखने को मिलता है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये आपका चंद्रमा है, तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, यहां पर जो व्यक्ति रह रहा होगा वो चंद्रमा को इस तरीके से देखेगा कि चंद्रमा बीच में आ गया है सूर्य के, तो उसको चंद्रमा सूर्य को ढका हुआ नजर आएगा। बात समझ में आ रहा है? चंद्रमा आपने ऐसा देखा होगा, देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, देखिए ताजमहल, ये इतना बड़ा कुतुब मीनार है भैया, कुतुब मीनार है, कोई व्यक्ति यहाँ इतना छोटा सा है और ऐसे कुतुब मीनार के सर पे हाथ रख दिया है भैया, तो कुतुब मीनार के सर पे कैसे हाथ रख पा रहा है ये समझाना। तो कैमरा कहीं यहाँ दूर है, ठीक है, और वो इस तरीके से एंगल सेट किया गया है कि पूरा कुतुब मीनार ढक जा रहा है, तो इस तरीके से इस डिस्टेंस पे है कि पूरा का पूरा सूर्य ढक जा रहा है इससे, तो ये सोलर इक्लिप्स का केस है। अब ये वाला जो रीजन है जहां कंप्लीट ब्लैकआउट रहता है, जहां कंप्लीट आपको सूर्य थोड़ा भी नहीं दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं? अम्ब्रा। उसको क्या बोलते हैं? फुल शैडो। उसको क्या बोलते हैं? अम्ब्रा। और पार्शियल शैडो को देखो, इधर वाला जो रीजन है, जो व्यक्ति इस क्षेत्र में रह रहा है, इसके इस क्षेत्र में, उसको क्या बोलेंगे? उसको पार्शियल शैडो दिखेगा, मतलब आधा सूर्य दिखेगा। आपने बोला होगा पूरे पूर्ण ग्रहण, बोला होगा अर्ध ग्रहण सुना होगा, तो ये पार्शियल शैडो आपको दिखेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पेनम्बरा। पेनम्बरा, अम्बरा और पेनम्बरा। ये बात समझ आ रही है? चलिए अब हम चंद्र ग्रहण देखते हैं। अच्छा, चंद्र ग्रहण कब होगा आप समझिए। चंद्रमा प्रकाश किससे पाती है? तो चंद्रमा प्रकाश सूर्य से पाती है। चंद्र ग्रहण का मतलब क्या है? कि चंद्रमा दिख नहीं रही है भैया। चंद्रमा दिख नहीं रही का मतलब क्या? चंद्रमा पास प्रकाश नहीं पहुंच रहा है सूर्य का। इसका मतलब चंद्र ग्रहण तब होगा जब आपका यहां सूर्य है, यहां मून है, चंद्रमा है। अभी देखो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पहुंच रही है, अगर हम बीच में अर्थ को ले आए तो अर्थ तो ब्लॉक कर दी, जितने सन से रे जाएं वो सारे अर्थ के पास आ गए, मून तक तो पहुंचे नहीं, तो क्या मून दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो मून ऐसे नहीं चंद्र ग्रहण में जाता है, पहले जैसे मान लेते मून यहां था, धीरे धीरे मून यहां बढ़ा, यहां बढ़ा, यहां बढ़ा, यहां बढ़ा, यहां बढ़ा, तो यहां क्या आया? जब तक मून यहां है तब चंद्र ग्रहण है। धीरे 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 चंद्र ग्रहण खत्म हो गया, मून यहां आया तो फिर से दिखने लगा अर्थ से। बात समझ में आ रहा है? अब सेम चीज आपका ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये क्या कहलाएगा? अम्बरा कहलाएगा। मतलब इस पार्ट में जो लोग रह रहे होंगे उनको कंप्लीट चंद्र ग्रहण दिखेगा। बात समझ में आ रही है? और ये पार्ट जो है आपका पेनम्बरा कहलाएगा। अम्बरा और पेनम्बरा, अम्बरा का मतलब है कंप्लीट शैडो और पेनम्बरा का मतलब है पार्शियल शैडो। बस ये याद रखना है। चंद्र ग्रहण कब आता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। सूर्य ग्रहण कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है? पेनम्बरा, अम्बरा और पेनम्बरा। अम्बरा क्या कह रहा है? कि जब सन रेज इंटरसेप्ट अर्थ दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ जोन। पेनम्बरा, जहां कुछ सन दिख रहा है उसको पेनम्बरा कहेंगे। अम्बरा क्या कहेंगे? जहां पूरा, अम्बरा मतलब अम्ब्रेला से समझो, ठीक है, कि अम्बरा मतलब अम्ब्रेला, आपने छाता लगा दिया तो दिख ही नहीं रहा है कुछ, ठीक है, जहां कंप्लीटली सन जो है वो हिडन है उसको अम्बरा कहेंगे। ठीक है, हिंदी में अम्बरा को प्रच्छाया बोलते हैं, पेनम्बरा को उपच्छाया बोलते हैं। हिंदी में अम्बरा को क्या बोलते हैं? प्रच्छाया बोलते हैं। हिंदी में पेनम्बरा को क्या बोलते हैं? उपच्छाया बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब सोलर इक्लिप्स हम देख लेते हैं। अच्छा, ये सोलर इक्लिप्स कब आएगा? सूर्य ग्रहण कब आएगा भैया बताइए, जल्दी बताइए, सूर्य ग्रहण कब आएगा? तो जब पूर्णिमा की रात होगी, जब फुल मून डे होगा, तब हमारा सूर्य ग्रहण आता है। ठीक है, पूर्णिमा की रात में आएगा कि अमावस की रात में आएगा? 2 दिन होते हैं ना, फुल मून डे। फुल मून डे का मतलब क्या है बताना, समझाना। पूरा है। और न्यू मून डे, न्यू मुंडे को बोलते हैं अमावस, और फुल मुंडे को क्या बोलते हैं? फुल मुंडे को बोलते हैं पूर्णिमा, और न्यू मुंडे को क्या बोलते हैं? अमावस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सूर्य ग्रहण कब आता है? जब हमारा न्यू मून डे होता है, जब हमारा क्या होता है? अमावस आता है। चलिए बात समझ आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। सोलर इक्लिप्स कब आएगा? जब सोलर इक्लिप्स, सूर्य पे ग्रहण लग रहा है, मतलब चंद्रमा बीच में आ रही होगी, चंद्रमा बीच में आ रही होगी, जब मून आ जाएगा बीच में अर्थ और सन के, तब आएगा हमारा सोलर इक्लिप्स।
चलिए आगे देखते हैं। सोलर इक्लिप्स टोटलिटी इन लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, कुछ ही एरिया में टोटल सोलर इक्लिप्स दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि जो साइज है शैडो का मून पे, मून का जो शैडो का साइज है अर्थ पे बहुत छोटा है। मून जो है, मून अगर बहुत बड़ा होता तो लगभग बहुत सारे बड़े एरिया में दिखता आपका। मून जो है बहुत छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में, इसीलिए कुछ ही क्षेत्रों में आपका सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये देखते हैं, ये हैलो क्या है। तो आपने देखा होगा कि ये आपको इस तरीका, जैसे ये सूर्य है, तो सूर्य अगर कोई एक बड़ा बादल है, बड़ा बादल मतलब बड़ा नहीं, जो बहुत हाइट पे बादल होते हैं ना, उसको साइरस क्लाउड बोलते हैं। साइरस क्लाउड बोलते हैं जो बहुत हाइट पे बादल होते हैं। अब जितनी ज्यादा हाइट पे उतना ठंडा बादल, ठीक है, उसमें आइस क्रिस्टल होंगे। तो आइस क्रिस्टल के कारण लाइट जो है रिफ्रैक्ट करती है और आपको कुछ इस प्रकार का इफेक्ट देखने को मिलता है। उसको हम सन हेलो बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? सूर्य का प्रभाव मंडल बोलते हैं। सूर्य का प्रभा मंडल, सूर्य का प्रभा मंडल, ठीक है। आइस क्रिस्टल इन सीरियस क्लाउड, सीरियस क्लाउड की हाइट सबसे टॉप पे होती है, ठीक है, उससे नीचे कोलंबस क्लाउड होते हैं। चलिए बात आगे समझ में। नेक्स्ट, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है ये क्या है? तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एयू जो है, ये पृथ्वी से सूर्य की दूरी है। या 15 करोड़ किलोमीटर बोल लो, या पृथ्वी से सूर्य की दूरी बोल लो, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन बोल लो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हमने, अब काफी लंबी ये वीडियो फिर हो जाएगी, ठीक है। आज की क्लास में हमने देखना है, ठीक है। आप सभी का इस लेक्चर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अ, विशेष आभार उनको, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारा प्रयास आपको अगर अच्छा लग रहा होगा और हमारे प्रयास को सफल बनाने के लिए आप थोड़ा योगदान दे सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि इस प्रकार के वीडियो मैं लाता रहूं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और आप अपने प्यारे कमेंट कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।